5 दिन लगातार लड़ाई होने के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि जो ईरान है उन्होंने ये कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है व्हाइट हाउस की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मार्केट ने थोड़ा-थोड़ा सा इसका जो है सिग्निफिकेंस लेना देखा है। जो डाउ फ्यूचर्स हैं वहाँ पे रिकवरी दिखाई पड़ रही है। हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्टीमेटली ये पूरा चीज़ें क्या इसमें होती दिखाई पड़ सकती हैं, क्या मार्केट में अब रिवर्सल शुरू हो सकता है, चूँकि बाज़ारों में एक बड़ी गिरावट पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देख ली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं अलग-अलग बातें आपके सामने रखूँगा, लेवल्स की चर्चा करूँगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि अभी खबरें ये आई हैं कि जो है अमेरिका को भेजा गया है प्रस्ताव ईरान की तरफ से कि वो जो है कहीं न कहीं बात करने के बारे में सोच रहे हैं। यद्यपि ये बातें पहले भी कई बार और आई हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1-2 बार पिछले 2-3 दिनों में ये बात कही थी कि वो बात करना चाहते हैं या वो बात शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब ईरान ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अब जो है ईरान की तरफ से ये बात कही जाना अपने आप में थोड़ा-सा यूँ कहिए उत्साह देता है कि शायद ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है थोड़ी-सी रुकती हुई दिखाई पड़ सकती है। लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है, अभी भी लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव को भेजने के बाद लड़ाई बंद कर दी गई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लड़ाई है वो चल रही है और वो आगे भी तब तक चलती रहेगी जब तक कि अमेरिका लड़ाई करना चाहता है। तो बात हो सकता है चालू हो जाए और लड़ाई भी हो सकता है चालू हो जाए, दोनों बातें एक साथ हो सकता है होने लग जाएँ या फिर वॉर में थोड़ी कमी देखने को मिल जाए। दोनों में वॉर को अगर आप पिछले 24 घंटे की बात करें तो वहाँ पर वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। जैसे अभी आज खबरें आई कि ईरान का कोई एक पनडुब्बी यूँ कहिए कोई जो युद्ध पोत तो नहीं था, वो शायद कमर्शियल पोत था, जो श्रीलंका के तट के आसपास था, उसको अमेरिका की तरफ से उसको स्ट्राइक किया गया और वहाँ पे काफ़ी जो है जनहानि की बात चल रही है। 115 लोग शायद उसमें गायब हैं। खैर उसकी बात अभी जानकारी मालूम चलेगी, लेकिन उसको लेकर के भी काफ़ी विरोध दर्ज किया है ईरान ने, क्योंकि अब आप अलग-अलग ओशियन में जाकर के अब ये लड़ाई जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ईरान ने तुर्की के ऊपर भी अटैक किया, बेसिकली तुर्की के ऊपर नहीं किया, तुर्की अभी तक ईरान के साथ में रहा है। लेकिन तुर्की चूँकि एक नाटो राष्ट्र है और तुर्की की तरफ से ये ऑफ़िशियली बयान दिया गया है आज शाम को कि अगर ईरान की मिसाइल्स उनके पास आएंगी तो वो एक नाटो राष्ट्र हैं और वो ये उन्होंने ये कहा है कि जो है उनके ऊपर अगर अटैक होगा तो वो नाटो राज्य के ऊपर अटैक माना जाना चाहिए और फिर नाटो देश उसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने उसको बड़े पैमाने पर इस तरह कहा कि अगर फिर ये होगा तो फिर ये एक नाटो की तरह इसमें बातें उभर के आएंगी और उन्होंने चेतावनी दी है कि यहाँ पे कुछ ना हो। आपको मालूम ही होगा लगातार ईरान जो है अमेरिका के अलग अलग जो दूतावास हैं उनको टारगेट कर रहा है और इसी क्रम में शायद ये चीज की गई है। तो ये अब ये काफी ग्रीस के ऊपर भी आज जो है एक अटैक की खबरें आई हैं, यद्यपि उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो खबरें भी आई हैं। तो मार्केट में दो प्रकार की खबरें आई हैं, एक जहां पे इन दोनों ही देशों के बीच में थोड़ी बात शुरू होने की बात है और वहीं पर लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती हुई बात भी है। तो दोनों बातें एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन मार्केट को तो इसी माहौल में रहना पड़ेगा और ऐसे में मार्केट जो है शायद एक बड़ी गिरावट जो देख रहा है उसमें थोड़ी पॉज लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। यद्यपि जिन भी देशों के पास ऑयल रिजर्व की कमी देखने को मिल रही है, जैसे इस खबरें दिन के दौरान आई कि जापान के पास ऑयल रिजर्व 10 दिन का है, कोरिया के पास भी ऑयल रिजर्व बहुत ही कम है। कोरियन स्टॉक मार्केट आज वापस से 9-10% घट गया, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गिरने वाला मार्केट रहा। जापान का मार्केट भी घटा है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स उन दोनों देशों की तरफ आ रही है क्योंकि उनके पास ऑयल रिजर्व बड़े नहीं हैं। तो अब ये चीजें आगे और पैन आउट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसके अलग अलग इम्पैक्ट जो हैं दुनिया भर की इकोनॉमी के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बाजारें सिर्फ इस लड़ाई को नहीं देखेंगी, बाजारें सिर्फ ऑयल के प्राइसेज को भी नहीं देखेंगी। यद्यपि ऑयल प्राइसेज में जो 85 का रेट आ चुका है, जो यूरोप है वहां पर जो ट्रेड्स होते हैं उन ऑयल प्राइसेज के दाम और भी बढ़े हैं। तो ये बात आप समझ के रखें कि ऑयल प्राइसेज के दाम इतनी जल्दी घटते हुए नहीं दिख रहे हैं। रूस ने भारत को जरूर कहा है कि वो भारत की मदद करना चाहते हैं तेल को लेकर के, लेकिन फिर यूएस के साथ ट्रेड डील का क्या होगा? क्योंकि जैसे ही स्पेन ने यूएस का सपोर्ट नहीं करने की बात करी थी कल, तो आज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर जो है उनके साथ जितनी भी ट्रीटी थी ट्रेड डील को लेकर के वो सारी कैंसिल कर दी है। तो मुद्दा ये है कि अगर एक नाटो राष्ट्र, एक यूरोपियन राष्ट्र स्पेन जिसके साथ उनकी अच्छी डील थी, उसकी डील आपने कैंसिल कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना स्थल यूज करने नहीं दिया। क्या भारत के पास वो
वो स्थिति है कि भारत जो है रूस के साथ तेल खरीदने लगे और फिर अमेरिका वापस से ट्रेड डील को दूसरे ढंग से ना देखे, क्योंकि डील तो भाई हमारी हुई भी नहीं है 18% वाली, फिर वापस से बढ़ा के 25 या 30 करने लगेंगे, तो क्या जवाब भारत के पास रहेगा, वो एक बड़ी चीज है। साथ में दिन के दौरान ये बातें भी सामने आई कि 15% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है ईरान के ऊपर लगाया जाएगा। अब वो एक वीक के अंदर वो प्रस्ताव आ जाएगा। मुद्दा वो है भी नहीं कि उससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा। मुद्दा ये है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है क्या वो खाली होगा, क्या वहां से शिप निकलेंगी। आज दिन के शुरुआत में खबरें ये थी अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट चाहते हैं, बेसिकली उन्होंने खुद कहा कि वो चाहते हैं कि जो वो रोका गया है वहां पर अमेरिका भी अब आए और उसको जो वहां से निकल रही हैं आपके टैंकर्स, उनको संभाला जाए या उनको निकलने में मदद की जाए। साथ में जो इंश्योरेंस कंपनियां 50% तक टैरिफ बढ़ा दी हैं उनको भी अमेरिका पे कर दे। लेकिन दिन के दौरान आज ये भी खबरें रही और शाम तक होते होते दो अलग अलग जो यूं कह सकते हैं टैंकर जो वहां से पास होने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने उनके ऊपर अटैक किया और एक में चोट भी पहुंचाई है। तो मुद्दा ये है कि वहां से निकलना तो खतरे से खाली नहीं है और इसलिए अब उम्मीद ये आप ना करें कि लोग वहां से निकलने की कोशिश करेंगे इतनी जल्दी। तो प्रॉब्लम बहुत सारी दिखाई पड़ रही है और प्रॉब्लम में सिर्फ एक रास्ता ये जो दिखा है थोड़ा सा, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ईरान बात करने की तरफ उत्सुक दिख रहा है। लेकिन क्या अमेरिका बात करेगा, किन शर्तों पे बात करेगा, क्या आगे होगा, वो मालूम नहीं है। और ऐसे में मार्केट एकाएक करके बहुत सुधर जाए इसकी उम्मीद आप करें तो वो गलत ही है। हाँ, बाजारों में बड़ी जो गिरावट चल रही है ये अगर पॉज लेने लग जाए यानी ये रुकने लग जाए तो भी बड़ी अच्छी बात होगी। यहाँ पर यह भी आपको याद रखना चाहिए कि मैं इंडिया विक्स की चर्चा करूंगा। इंडिया विक्स जो है अब अपने जो उस यूं कह सकते हैं उस रेट के आसपास पहुंच चुका है कि जिसके ऊपर जाने के बाद जनरली क्रैश क्रिएट होने लगते हैं वर्ल्ड लेवल पर बड़ी मात्रा में। आज भी इंडिया विक्स में वृद्धि हुई है और इंडिया विक्स 17-18% बढ़ने के बाद अभी भी 22-22.5 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। क्रिटिकल जोन है 24 का। अगर 24 के ऊपर इंडिया विक्स निकलता है, जिसको आप कह सकते हैं कि डर का इंडेक्स है, हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, उसका अर्थ ये होता है कि मार्केट जो है जरूरत से ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। तो अगर 24 के ऊपर विक्स निकलता है इन सभी का संदर्भों के बीच में, तो फिर आप बाजारों में जो क्रैश है उसकी संभावना को और बढ़ता हुआ देखेंगे और सिर्फ संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी, मार्केट फॉल कर सकता है। ऊपर से एक बात समझें कि अगर मार्केट में इस समय कहीं 200 पॉइंट 300 पॉइंट का एक उछाल आ जाए और फिर फॉल आ जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 22 का विक्स तो ऑलरेडी है। 22 के विक्स का अर्थ ये हुआ कि 22% का मतलब 22 का स्टैंडर्ड डेविएशन तो कॉमन हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मार्केट जो है ज्यादा डेविएट करेगा, यानी ज्यादा अपने मीन वैल्यू से ज्यादा डेविएशन उसमें देखने को मिलेगा और साल का जो प्रोजेक्शन है वो कम से कम 22% का हो गया, प्लस और माइनस साइड पर। दोनों बातों से वोलेटिलिटी बढ़ती है, सीधी सी बात है। और अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो फिर 200-300 पॉइंट ऊपर जाकर फिर एकाएक करके 500 पॉइंट गिरना कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये चीज आपको जो है शुक्रवार को भी दिखी थी, दिन शाम के समय बाजारों में रिकवरी हुई थी और उसके बाद आज आपने गैप डाउन देखा और लगभग यही सेम चीज आज भी आपने देखी है कि बाजार उछाल जरूर दिखाए हैं। शाम के समय थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई थी लेकिन वापस से वो फिर क्लोज होते होते तक थोड़ा नीचे ही आ गई थी। जबकि 400 के इर्द गिर्द में हम क्लोज हैं। 24,400 की बात करें, एफआईआईज ने आज वापस से सेलिंग ही करी है इतनी गिरावट के दौरान भी। हाँ, डीआईआईज ने जो है 1200 करोड़ के आसपास 12,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करके 8,800 करोड़ के आसपास की एफआई सेलिंग को काउंटर तो किया है। तो नेट पैसा इनकमिंग हुई है और वो एफआईआईज की तरफ से नहीं डीआईआईज की तरफ से है। लेकिन खबरें जो हैं वो बहुत हद तक उत्साहित नहीं करती। तो पहला अगर आप समझें तो मुद्दा यही है कि शायद मार्केट पॉज ले ले, यानी बड़ी गिरावट रुक जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेवल्स में महत्वपूर्ण बात यही होगी कि क्या नीचे के साइड में कहीं 24,400 या 24,200 के नीचे हम जा रहे हैं। 24,400 आज चूंकि बचाने में कामयाब रहे हम तो एक ठीक चीज है, लेकिन अगर हम 24,200 या फिर 24,000 के नीचे जाएंगे और उस केस में कि अगर 24 के ऊपर आपका विक्स भी जाएगा तो दोनों साइड में अगर 24-24 टच होने लग गया तो मार्केट के लिए बुरी स्थिति दिखाई पड़ सकती है। तो वो आपको वहां पे सजग रहना चाहिए। अब बहुत सारी जगहों पे बहुत लोगों को लगने लगा है कि थोड़ा चीजें सस्ती हो गई हैं तो खरीद लेना चाहिए, लेकिन अभी भी पैनिक इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है इस टाइप की मार्केट्स में। वेट करना शायद ज्यादा
अच्छा है क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हैं नहीं, लोगों के पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, 2 साल से बाज़ारों में कुछ हुआ नहीं है। अब आपको टीवी पे आप देखेंगे भले कि अब जो है आपके पास अगर 100 रुपया है तो उसका 25% यहाँ डाल दें, है किसके पास? सब तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, सबके पास तो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, नया पैसा किसके पास है? तो नया पैसा तो नहीं है, और अगर आपके पास नया पैसा नहीं है तो वेट करना ज़्यादा यहाँ पर समझदारी होगी, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि जब आप बहुत ज़्यादा उछल कूद करें, क्योंकि ये अगर वार्तालाप मान लीजिए गड़बड़ हो गई, अगर बात शुरू ही ना हुई तो दूसरा, ये क्या बात नहीं कर रहे थे? अभी तो ये बात कर ही रहे थे 6 दिन 7 दिन पहले। बातचीत होने के बाद ही तो लड़ाई शुरू हुई है, और फिर अगर कहीं बातचीत गड़बड़ हो गई तब क्या होगा? बातचीत शुरू ही ना हुई तो क्या हुआ? शुरू हो गई, 1-2 दिन के अंदर बातचीत गड़बड़ हो गई तो फिर मार्केट उसको किस ढंग से देखेगा? बातचीत हो ही रही हो लेकिन उस बीच में लड़ाई भी हो रही है तो इसका क्या मायने है? तो बहुत सारे अलग अलग बिंदु रहेंगे। सिर्फ इससे उत्साहित हो जाना कि बातचीत शायद शुरू हो सकती है, ये समझदारी तो नहीं दिखती है, एज ए ट्रेडर तो नहीं दिखती है, जबकि मार्केट में बड़े फॉल्स हो रहे हों। ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है अगर आप मंदी की तरफ नहीं सोच रहे हैं, या यूं कहिए काउंटर सोच रहे हैं। तो दूसरी चीज है कि ये वॉर अगर लंबा खिंचता है तो अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, मैंने आपको ये बताया भी था कि अमेरिका जो है शटडाउन में है, पैसे की समस्या उनके साथ भी है। बात बोला ये भी जा रहा है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जो उनका लागत है, और जो ड्रोन्स हैं ईरान के, उनका जो लागत है उसमें बहुत अंतर है। जो मिसाइल्स हैं इंटरसेप्टर, यानी जो अमेरिका जिनको यूज कर रहा है, जब आप किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं, जैसे मान लीजिए ईरान ने आक्रमण किया इसराइल के ऊपर, तो इसराइल जो है अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स के माध्यम से उन ड्रोन्स को या उन मिसाइल्स को पकड़ता है और उनको डिफ्यूज करता है, लेकिन वो जो कॉस्ट है उन मिसाइल्स की वो बहुत ज्यादा होती है। उसमें 10 गुने तक का अंतर माना ये जा रहा है। मतलब एक बार जब ड्रोन आएगा तो जो मिसाइल उसको मारने जाएगी ईरान के ड्रोन को, उसका कीमत 10 गुना अधिक है। इसलिए जो खर्च है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से ज्यादा हो रहा है, जबकि ईरान की तरफ से वो कम है। इसका असर ये हो रहा है कि भले ही ईरान के पास कम चीजें हों लड़ने के लिए, लेकिन उनकी जो वॉर टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा, ये कहीं रणनीति जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करती दिख रही है। और इसमें जो कॉस्ट इफिशियंसी है, यानी पैसे की बचत, वो ईरान कर पा रहा है, और इसलिए वो लंबा खींच सकता है इस लड़ाई को। और जिस तरह से उन्होंने लड़ाई में अलग अलग देशों को इन्वॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, वो कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ये पूरा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरे। मुद्दा तो वो ऑलरेडी है, लेकिन वो इसको वैश्विक पैमाने पर बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी है, और शायद उसी में ईरान को लगता है कि उनकी जीत हो सकती है। जबकि अमेरिका, जाहिर सी बात है, अपनी पूरी कोशिश करेगा और अपनी वो दमखम दिखाने की कोशिश करेगा कि वो किसी भी जगह पर सत्ता परिवर्तन कर सकता है या न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन करना ही उद्देश्य था? क्या वो पूरा हो सकता है? क्योंकि आज भी ट्रंप ने ये कहा है कि अगर उसी पार्टी का कोई उभर के आए तो भी वो ठीक है, तो फिर आप सत्ता तो बदल ही नहीं रहे हैं। तो मुद्दा ये भी है कि क्या उस पार्टी से या उसी देश से, या फिर आप कुछ अलग प्रकार की चीजें चाहते हैं? तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा जो है स्पेकुलेशन इस पूरी खबर में और इस पूरे के पूरे जगहों पर दिख रहा है। अलग अलग प्रकार से चीजें की जा रही हैं, बहुत ज्यादा फिल्टर्ड होकर के चीजें सामने आ रही हैं, और बहुत ज्यादा डॉक्टरेटेड भी दिखती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन पूरी संरचनाओं के बीच में 1-2 अच्छी खबरों को आपको बहुत ज्यादा उत्साहित रूप से नहीं लेना चाहिए। शायद अभी वेट करने का जरूरत है, और वेट करिए 2 चीजों के ऊपर। एक, क्या इंडिया विक्स 24 के ऊपर नहीं जा रहा है? अगर वो उस 24 के ऊपर नहीं जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी जहां पर वो ट्रेड हो रहा है 22, 22.5, क्या ये उससे नीचे आ रहा है? क्या वो 20 के नीचे जा रहा है? क्योंकि जब वो 20 के नीचे जाएगा, इसका सीधा अर्थ होगा कि कहीं ना कहीं बॉटम बना है। लेकिन वो 20 के नीचे जब जाएगा तब, इंडिया विक्स 20 के नीचे जब जाएगा तब, उसके पहले नहीं। 1-2%, 2-5% की कमी कोई मैटर नहीं करती। कम एक सिग्निफिकेंट कमी होनी चाहिए। 22.5 की चीज अगर 20 के नीचे गई तो तकरीबन 10-12% की कमी हो रही है, और वो पॉइंट पर आप थोड़ा सा सुकून की स्थिति में जा सकते हैं कि शायद एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। वो एक महत्वपूर्ण चीज होगी। और प्लस मार्केट का 24,000 के नीचे जाना है कि उसके नीचे वो ना जाए, वो एक बड़ा सपोर्ट बना रहे। और फिर उछाल जो आए तो देखिए कि उस उछाल में किस तरह का पावर दिख रहा है। हो सकता है उछाल ना रहे, लेकिन कंसोलिडेट ही करे, बट फिर भी वो काफी हद तक सुकून भरी बात रहेगी। एक जो खबर
लेना जरूरी है वो ये है कि डेरिवेटिव को लेकर लगातार खबरें रही हैं कि भाई डेरिवेटिव के ऊपर जो शिकंजा बढ़ाया जाए, डेरिवेटिव में आम लोगों को हटाया जाए। लेकिन सेंसेक्स नेक्स्ट का अब डेरिवेटिव चालू होने वाला है। सेंसेक्स का तो चालू ही था, अब सेंसेक्स नेक्स्ट का भी डेरिवेटिव आ रहा है। अब बीएसई को उसकी मान्यता मिल चुकी है, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है सेबी की तरफ से। अब दो बातें फिर वही सामने है, एक आप रोकना भी चाहते हैं, दूसरा आप नए इशूज भी ले आ रहे हैं जो पुराने हैं। जैसे बैंकेक्स में उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, मिड कैप में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, इवन सेंसेक्स में बहुत वॉल्यूम नहीं होता है, एक्सपायरी दिन को छोड़ दीजिए। तो फिर एक नया प्रोडक्ट लाना, फिर ऊपर से आप दूसरों को रोक भी रहे हैं, तो इतनी कंट्रोवर्सी एफएनओ मार्केट को लेके चल रही है, उसी तरह से लड़ाई को लेके चल रही है। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडर है वो परेशान है एफएनओ मार्केट के रूल्स को लेकर के, प्लस जो है वो अमेरिका और इजराइल और ईरान को लेकर के परेशान है। और इस सारी पसोपेश के बीच में जरूरी है कि आप जाकर चुपचाप से सेमीफाइनल देखिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा सुकून है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल मैं आपसे जरूर मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। धन्यवाद।